हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग लूसेंट जीके का चैप्टर नंबर 10 यानी पूर्व मध्यकाल उत्तर भारत राजपूत काल के संदर्भ में यह दूसरा वीडियो कंप्लीट करेंगे। इससे पहले के वीडियो यदि आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उसे जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस पर स्वामित्व के लिए किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो देखिए, त्रिपक्षीय संघर्ष किनके किनके बीच हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष पाल, प्रतिहार व राष्ट्रकूट वंश के बीच हुआ था और यह कन्नौज पर आधिपत्य के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। व्याख्या देख लेते हैं। तीन महत्वपूर्ण शक्तियां गुजरात एवं राजपूताना के गुर्जर प्रतिहार, दक्कन के राष्ट्रकूट एवं बंगाल के पाल कन्नौज पर आधिपत्य को लेकर लगभग 200 वर्षों तक इन तीन महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया है। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली थी। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम सफलता किसको मिली थी? तो यह गुर्जर प्रतिहारों को मिली थी। आगे चलें। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की थी? तो त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल यह वत्सराज ने की थी। किसने? वत्सराज ने। व्याख्या देखते हैं इसकी। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी। वत्सराज राष्ट्रकूट नरेश ध्रुव धारावर्ष का समकालीन था। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक था। इसे प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। यानी प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो ये वत्सराज को कहा जाता है। ठीक है, आगे चले। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ यह 8वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 8वीं सदी में। त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था? तो त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत यह प्रतिहार वंश के शासकों ने किया था। ठीक है, आगे चलें। त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल वत्सराज ने की थी। वह सम्राट की उपाधि धारण करने वाला गुर्जर व प्रतिहार वंश का पहला शासक था। 200 वर्षों तक चले इन तीन पालों, प्रतिहार और राष्ट्रकूट महाशक्तियों के बीच होने वाले संघर्ष को ही त्रिपक्षीय संघर्ष कहा गया। इस संघर्ष में अंतिम सफलता गुर्जर प्रतिहारों को मिली। ठीक है, पीछे भी हमने पढ़ा था। आगे चलें। त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीति में हस्तक्षेप करने वाली और दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? तो दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी? तो ये राष्ट्रकूट थे। कौन थे? राष्ट्रकूट। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो पाल वंश का संस्थापक गोपाल था। कौन था? गोपाल। पाल वंश की राजधानी कहां थी? तो पाल वंश की राजधानी मुद्दगिरी या मुंगेर थी। कहां? मुद्दगिरी या मुंगेर। आगे चलें। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय था। कौन था? दंतिदुर्ग या दंतिवर्मन द्वितीय। आगे चलें। दंतिदुर्ग ने चालुक्य साम्राज्य को पराजित कर राष्ट्रकूट साम्राज्य की नींव 736 ईस्वी में डाली थी। ठीक है, दंतिदुर्ग ने उज्जैनी में हिरण्यगर्भ दान किया था तथा उन्होंने महाराजाधिराज, परमेश्वर, परम भट्टारक इत्यादि उपाधियां धारण की थी। दंतिदुर्ग का उत्तराधिकारी कृष्ण प्रथम था। दंतिदुर्ग का उत्तराधिकारी कौन था? कृष्ण प्रथम, जिसने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी एलोरा का निर्माण किसने करवाया था? तो यह राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। किसने? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। ठीक है, और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो राष्ट्रकूट वंश के शासकों में अगर पूछा जाए, नाम पूछे तो कृष्ण प्रथम ने, और वंश पूछे तो राष्ट्रकूट वंश ने। ठीक है, आगे चलें। राष्ट्रकूट वंश की राजधानी कहां थी? तो राष्ट्रकूट वंश की राजधानी
मालखंड या मान्य खेत थी। ठीक है, आगे चलें। किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो किस प्रतिहार शासक ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी? तो यह मिहिर भोज था। कौन था? मिहिर भोज। मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। आगे चलें। किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर एवं इस वंश के शासकों को बैरा कहकर पुकारा था? किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर और इस वंश के शासकों को वैरा कह के पुकारा था? तो यह था अल मसूदी। कौन था? अल मसूदी। अल मसूदी ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अलगुजर कहा था और गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों को बैरा कहा था। किसने? अल मसूदी। आगे चलें। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता कौन है? तो राजशेखर। कौन है? राजशेखर। इनको किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? तो यह नागभट्ट द्वितीय ने दिया था। किसने? नागभट्ट द्वितीय ने। आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं इसकी। राजशेखर काव्य शास्त्र के पंडित थे। वे गुर्जर वंशीय नरेश महेंद्र पाल प्रथम एवं उनके बेटे महिपाल के गुरु एवं मंत्री थे। कर्पूर मंजरी संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक एवं काव्य मीमांसक राजशेखर द्वारा रचित प्राकृत का नाटक है। प्राकृत भाषा की विशुद्ध साहित्य रचनाओं में इस कृति का विशिष्ट स्थान है। महेंद्र पाल प्रथम मिहिर भोज का पुत्र और गुर्जर प्रतिहार वंश का 7वां शासक था। ठीक है, आगे चलें। प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? जो राम के प्रतिहार अर्थात द्वारपाल थे। तो प्रतिहार स्वयं को किसका वंशज मानते थे? तो ये लक्ष्मण का वंशज मानते थे। किसका? लक्ष्मण का। गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना नागभट्ट ने 725 ईस्वी में की थी। ठीक है, और उसने राम के भाई लक्ष्मण को अपना पूर्वज बताते हुए अपने वंश को सूर्य वंश की शाखा सिद्ध किया। 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश की स्थापना करने वाले गोपाल ऐसे शासक थे जिन्हें, तो गोपाल को कैसे राजा बनाया गया? तो सामंती सरदारों द्वारा चुना गया था। सामंती सरदारों ने इन्हें चुनकर राजा बनाया था। किसको? गोपाल को। आगे चलें। किस पाल शासक को गुजराती कवि सोढ़ू ढल ने उत्तरापथ स्वामी कहा था? तो गुजराती कवि सोढ़ू ढल ने किसे उत्तरापथ स्वामी कहा था? तो ये धर्मपाल को कहा था। किसको? धर्मपाल को। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया था? तो किस साम्राज्य को रूहमा कहा था सुलेमान ने? तो ये पाल वंश के शासक पाल साम्राज्य को रूहमा कह के पुकारा था। किसने? सुलेमान ने। ठीक है, आगे चलें। हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाय भाग के रचयिता कौन थे? तो दाय भाग के रचयिता जिमूत वाहन थे। कौन थे? जिमूत वाहन। आगे चलें। रामपाल चरित की रचना किसने की थी? तो रामपाल चरित की रचना संध्याकर नंदी ने की थी। किसने? संध्याकर नंदी। आगे चलें, व्याख्या देखते हैं। संध्याकर नंदी पाल राजाओं द्वारा आश्रय प्राप्त एक विद्वान थे। उसने रामपाल चरित नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। संध्याकर नंदीकृत रामपाल चरित पुस्तक में रामपाल को पाल वंश का अंतिम शासक बताया गया है। तो पाल वंश का अंतिम शासक रामपाल को किसमें बताया गया है? तो रामपाल चरित में। आगे चलें। पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व प्रदान किया था। तो पाल वंश के पतन के बाद बंगाल का राजनीतिक नेतृत्व किसने प्रदान किया था? तो ये सेन वंश को। सेन वंश ने। किसने? सेन वंश ने।
सेन वंश का संस्थापक कौन था? तो सेन वंश का संस्थापक सामंत सेन था। कौन था? सामंत सेन। किसने कुलीन प्रथा, कुलीनतावाद का आरंभ किया था? तो किसने कुलीन प्रथा या कुलीनतावाद का आरंभ किसने किया था? तो यह किया था भल्लाल सेन ने। किसने? भल्लाल सेन ने। आगे चलें। किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की थी? यानी दान सागर और अद्भुत सागर की रचना किसने की थी? तो यह भल्लाल सेन ने की थी। किसने? भल्लाल सेन ने। आगे चलें। कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? तो कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली कौन थी? रानी दिद्दा। ये किस वंश की शासक थी? तो ये लोहार वंश की थी। किसकी? लोहार वंश की। आगे चलें। दिद्दा कश्मीर की पहली महिला शासिका थी। वह लोहार वंश की राजकुमारी तथा उत्पल वंश की शासिका थी। उसने राजा भीमगुप्त की मृत्यु करवाई। वह काबुल के शाही परिवार की थी। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज था। लोहार वंश का संस्थापक कौन था? तो संग्राम राज। कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये ओशनम स्मृति में मिलता है। कहाँ? ओशनम स्मृति में। आगे चलें, व्याख्या देख लेते हैं। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है। कायस्थों का सर्वप्रथम उल्लेख याज्ञवल्क स्मृति में मिलता है, किंतु एक जाति के रूप में कायस्थों का प्रथम उल्लेख गुप्तोत्तरकालीन रचना ओशनम स्मृति में मिलता है। ठीक है, आगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, नागर शैली उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर बिंद तक, उत्तरी भारत में हिमालय से लेकर बिंद तक कौन सी शैली थी? तो नागर शैली। बेसर शैली बिंद से कृष्णा नदी तक, ये बेसर शैली थी। ठीक है। द्रविड़ शैली कहां से कहां तक थी? तो ये कृष्णा नदी से दक्षिण में कन्याकुमारी तक द्रविड़ शैली थी। यानी नागर शैली हिमालय से लेकर बिंद तक, बेसर शैली बिंद से लेकर कृष्णा नदी तक, द्रविड़ शैली और कृष्णा नदी से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक। द से द्रविड़ और द से दक्षिण, यह दक्षिण में द्रविड़ शैली है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए। 1 2 3। आगे चलें। हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश उनके देश जैसा श्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उनके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शास्त्र नहीं है। यह उक्ति किसकी है? तो यह अलबरूनी की। किसकी? अलबरूनी की। व्याख्या देख लेते हैं। प्रस्तुत उक्ति अलबरूनी की है। अलबरूनी का पूरा नाम अबू रेहान मुहम्मद बिन अहमद अलबरूनी था। अलबरूनी का जन्म 973 ईस्वी में ख्वारिज्म में हुआ था। यह एक फारसी विद्वान, लेखक, वैज्ञानिक, धर्मज्ञ था। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। अलबरूनी किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ भारत आया था। इसे भारतीय इतिहास का पहला जानकार कहा जाता है। तो भारतीय इतिहास का पहला जानकार किसे कहा जाता है? तो अलबरूनी को। अलबरूनी ने 1030 ईस्वी में किताब उल हिंद यानी भारत के दिन नामक किताब की रचना की थी। तो अलबरूनी की पुस्तक का नाम क्या है? किताब उल हिंद। यह किसके शासनकाल में किसके साथ भारत आया था? तो महमूद गजनवी के साथ। ठीक है, आगे चलें। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, लिंगराज मंदिर कहां पे है? तो लिंगराज मंदिर का निर्माण केसरी नरेश ने करवाया था। किसने? केसरी नरेश ने। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो अनंत वर्मा चोडगंग पूर्व गंग नरेश ने। ठीक है। सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था। ये पूर्वी गंग नरेश थे। ठीक है। सूर्य मंदिर कोणार्क का निर्माण नरसिंह देव ने करवाया था।
जगन्नाथ मंदिर पुरी का निर्माण अनंत वर्मा चोडगंग ने करवाया था और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर का निर्माण केसरी नरेश ने करवाया था। ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा? ए। आगे चले। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? तो गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम था। कौन था? नागभट्ट प्रथम। व्याख्या देख लेते हैं। गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक नागभट्ट प्रथम थे। नागभट्ट प्रथम गुर्जर प्रतिहार वंश का दूसरा राजा था। इसने हरिश्चंद्र के बाद सत्ता संभाली थी। पुष्यभूति साम्राज्य के हर्षवर्धन के बाद पश्चिम भारत पर उनका शासन था। उसकी राजधानी कन्नौज थी। कुचामन किले का निर्माण नागभट्ट प्रतिहार ने करवाया था। खजुराहो के मंदिरों का संबंध किससे है? तो खजुराहो के मंदिरों का संबंध शैव संप्रदाय से भी है, वैष्णव संप्रदाय से भी है और जैन संप्रदाय से भी है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, बी, सी तीनों से। ठीक है, तीनों से। आगे चलें। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण मिलता है। तो जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण यह दिलवाड़ा में मिलता है। कहां? दिलवाड़ा के जैन मंदिर में। दिलवाड़ा मंदिर 5 मंदिरों का एक समूह है। यह राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। इन मंदिरों का निर्माण 11वीं और 13वीं शताब्दी के बीच हुआ था। यह शानदार मंदिर जैन धर्म के तीर्थंकरों को समर्पित है। दिलवाड़ा के मंदिर में बिमल वासाही मंदिर प्रथम तीर्थकर को सर्वाधिक प्रसिद्ध समर्पित है, जो सर्वाधिक प्राचीन है, जो 1031 ईस्वी में बना था। यानी दिलवाड़ा के मंदिरों में बिमल शाही मंदिर यह प्रथम तीर्थंकर को समर्पित है। ठीक है, और यह सबसे प्राचीन है, जो 1031 में बना था। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय बिहार शरीफ नालंदा जिला मुख्यालय बिहार का संस्थापक कौन है? तो ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन है? तो यह गोपाल। कौन है? गोपाल। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय भी नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की तरह विख्यात था। इसकी स्थापना प्रथम पाल नरेश गोपाल ने 7वीं शताब्दी में की थी। अरब के लेखकों ने इसकी चर्चा अदबंद के नाम से की है। वहीं लामा तारानाथ ने इस उदतपुरी महाविहार को उदयंतपुरी महाविद्यालय कहा है। यानी लामा तारानाथ ने ओदंतपुरी विश्वविद्यालय को क्या कहा है? उदयंतपुरी महाविद्यालय। ऐसा कहा जाता है कि नालंदा विश्वविद्यालय जब अपने पतन की ओर अग्रसर हो रहा था, उसी समय इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढेरा का सूर्य मंदिर यह गुजरात में स्थित है। कहां? गुजरात में। मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान से 30 किलोमीटर दक्षिण की ओर मोढेरा नामक गांव में प्रतिष्ठित है। यह सूर्य मंदिर भारतवर्ष में विलक्षण स्थापत्य एवं शिल्प कला का बेजोड़ उदाहरण है। सन 1026 ईस्वी में सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण किया गया था। वर्तमान समय में इस मंदिर में पूजा करना निषेध है। ठीक है, मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो भीम प्रथम ने। कल्हड़ की राज तरंगड़ी में कुल कितने तरंग हैं? तो कल्हड़ की राज तरंगड़ी में कुल 8 तरंग हैं। कितने? 8 तरंग। 8 तरंग। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। चतुर्भुज विष्णु मंदिर खजुराहो में इसके निर्माता कौन है? यशो वर्मा। कंदरिया महादेव मंदिर यह खजुराहो में है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो धंगदेव ने करवाया था। विमल वसही मंदिर अबू दिलवाड़ा में है, इसकी स्थापना विमल शाह वैश्य ने करवाई थी। लुनवसनी देवरानी जेठानी मंदिर अबू दिलवाड़ा में है, इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो तेजपाल व वास्तुपाल ने।
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। मछेंद्रनाथ का मंदिर यह अमरकंटक में है। 64 योगिनी का मंदिर ये भेड़ाघाट जबलपुर में है। सूर्य मंदिर मोढेरा में है। चौमुख मंदिर ये पालीताना में है। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन? ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 यानी बी। दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।